वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं बजट 24 और 25 का गाइस, जिसमें हम आज बात करेंगे कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट रहीं, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और आप मुझे ये भी बताना कि ये बजट कितना रेलेवेंट है मिडिल क्लास के लिए, कितना रेलेवेंट है वुमेन के लिए, कितना रेलेवेंट है एजुकेशन सेक्टर के लिए या और दूसरे सेक्टर्स के लिए कितना रेलेवेंट है। ये मैं चाहूँगी कि बजट के समराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि ये तो पूरा गवर्नमेंट का बजट है, डेटा है, इसको बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। आप कमेंट में मुझे ये बताना कि कितना इफेक्टिव आपको ये बजट लगा है, आपका क्या व्यू पॉइंट है बजट को लेकर, मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। अब हम सीधा चलते हैं बजट की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव था उसमें हम देखते हैं। अभी हमने देखो, एक तरफ हम इकोनॉमिक सर्वे भी स्टार्ट कर रखा है, एक तरफ हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि बजट में क्या क्या इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स रही हैं। आपको पता है अभी जब फेब्रुअरी था तो इंटरिम बजट आया था, दैट इज़ अ टेम्परेरी बजट बेसिकली, जो कि जब इलेक्शन ऐसे होने वाले होते हैं ना तो उससे पहले एक इंटरिम बजट आता है। उस वक्त फोकस चार चीज़ों पे था: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर। अन्नदाता के लिए हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पता होगा एमएसपी अनाउंस किया गया था। अब आपको पता ये होना चाहिए कि एमएसपी क्या होता है। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मैं डेफिनेटली आपको वो भी समझाते हुए चलूंगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है बेसिकली। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स पे, चाहे वो खरीफ की हो चाहे वो रबी की हो, सीजन्स में जो की जाती हैं, गवर्नमेंट उनको ना फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव देती है। जहाँ पर भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट देती है एमएसपी के तहत। पहले ही वो एक प्राइस सेलेक्ट कर लेती है कि इस फला क्रॉप का प्राइस इतना होगा, फिर चाहे कोई डिज़ास्टर भी आए तो भी वो प्राइस उनको मिलता ही मिलता है। अब ये तो हमने एमएसपी के लिए पढ़ लिया। फिर प्रधानमंत्री कल्याण गरीब योजना, कल्याण अन्न योजना भी थी। इसमें भी 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड करा गया था, ताकि क्योंकि इसने 80 करोड़ से भी ज़्यादा जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदे दिए थे, बेनिफिट दिया था। इस बार जो बजट की थीम है हमारी, वो ज़्यादातर फोकस कर रही है एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे, एमएसपी पे और मिडिल क्लास पे। ESMs2, ठीक है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एमएसएमई और आपका मिडिल क्लास। ठीक है, 5 स्कीम्स हैं प्राइम मिनिस्टर के पैकेज में, इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट, ताकि एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और ये सारी चीज़ें हो पाएँ। बजट की प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि हम चाहते हैं विकसित भारत के लिए एक डिटेल रोड मैप बनाना, तो 9 प्रायोरिटी एरियाज हैं जो कि ये हैं। यहाँ से आते हैं, नीचे आपको भी 9 मिलेंगे। इनको डिटेल में बता रखा है क्या क्या इनसे रिलेटेड जुड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, डायरेक्टली सबसे पहले प्रायोरिटी वाली लिस्ट पे चलते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर के लिए क्या बोला है। देखो, सबसे पहले बजट में इस बात पे फोकस किया गया है कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की बात की गई है, ताकि फोकस सारा क्या है कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्लाइमेट का बहुत सारा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कैसे हम क्लाइमेट के चेंज से एग्रीकल्चर को बचा पाएँ, कैसे हमारा इसमें नई नई वेराइटीज़ भी रिलीज़ करी है, जैसे न्यू 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ ऑफ 32 फील्ड्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये रिलीज़ की जाएंगी फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स। तो याद ध्यान रखना है, एक नया काम एग्रीकल्चर के लिए ये नया हुआ है, न्यू 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी आई है। नेचुरल फार्मिंग की बात करोगे तो कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ जो परिवार हैं फार्मर्स के, उनको नेचुरल फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेशन, सपोर्ट, ब्रांडिंग वगैरह का दिया जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और बिलिंग ग्राम पंचायत तैयार करेंगी। 1000 से भी ज़्यादा, 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के क्या प्लान्स हैं, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। तो मेंस के जो बच्चे जो मेंस लिखने जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पे जरूर प्रिपेयर करके जाएं कुछ ना कुछ, और लिख दें कि इस बार के बजट में भी ये बात आई है। फिर एक बार इस बार मिशन है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए भी, हम चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना इन एरियाज में, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में। तो यहाँ पर हम इसका प्रोडक्शन, स्टोरेज, मार्केटिंग को एनहांस कर रहे हैं, और आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड सीड है, सीसम, सोयाबीन, यहाँ पर हम चाहते हैं इन क्रॉप्स के लिए। तो ऑयल सीड्स के नाम याद रख लेना कि इन 5 ऑयल सीड्स के लिए हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं, दैट इज MGS3, इसको MGS3 बोल सकते हो आप, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट जो एग्रीकल्चर का है, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की बात है। तो क्लस्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, फार्मर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स वगैरह होंगी जो कलेक्ट करेंगी
और इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एग्रीकल्चर के लिए तैयार हुआ है, कह रहा है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का, ताकि फार्मर्स और जितने भी और हैं वो कवर हो पाए इन 3 ईयर्स। तो 400 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग विल बी टेकन इन 400 डिस्ट्रिक्ट। इसमें 6 करोड़ फार्मर्स और उसके लैंड्स वगैरह की डिटेल वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा। अब एक चीज़ होती है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। अब ये क्या होता है श्रिम्प? देखो आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि श्रिम्प क्या होता है और क्यों कहा जा रहा है कि इस पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा इसमें न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स हों, है ना। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि श्रिम्प होता क्या है। तो देखो श्रिम्प तो एक तरह का ना मछली सी होती है, ये झींगा मछली बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें ना फिनेंस किया जा रहा है श्रिम्प फार्मिंग को बेसिकली, और इसको ना फैसिलिटेट एक्सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड इस पे काम करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है इससे जुड़ा। अब नेचुरल जो आपका कॉपरेशन पॉलिसी है वो सिस्टमेटिकली ऑर्डरली चलेगी, ताकि फास्ट ट्रैक ग्रोथ हो पाए आपकी रूरल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो पाए, ठीक है। ये काम है। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि आपका स्कीम आ रहा है एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव्स आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इसको हम ELI कहते हैं, ठीक है। 3 स्कीम्स हैं एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव, प्राइमरी पैकेज है ये प्राइम मिनिस्टर का, और इसको इनरोल कर रहा है EPFO, जो कि आपको पता होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो ये आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए EPFO क्या है, ठीक है। EPFO का फुल फॉर्म ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका रोल होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड करना प्रोविडेंट फंड को, पेंशन स्कीम्स को, इंश्योरेंस देना वर्कफोर्स को जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड है। तो याद रखना EPFO के बारे में भी। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो भी होगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट किया जाएगा एम्प्लॉयर के साथ साथ। अब जो ना देखो इस स्कीम में ध्यान रखो है क्या ये स्कीम, ध्यान समझ लो। फर्स्ट टाइमर जो होंगे, ये जो स्कीम है इसमें 1 मंथ का वेज सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा जो वर्क फोर्स में आ रहे हैं, और वो सभी फॉर्मल सेक्टर्स को। अब यहाँ पे क्लॉज सुनो, देखो फॉर्मल सेक्टर्स की बात की गई है, नॉन फॉर्मल सेक्टर्स की बात नहीं करी गई है, डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात नहीं करी गई है। इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, 1 मंथ सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट में आएगी। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय होगा EPFO में जो रजिस्टर करेगा उसको 15,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, 5,000 5,000 5,000। एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है? अगर सैलरी क्या होती है 1 लाख पर मंथ होती है, तो स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट 210 लाख यूथ को ये अ, आपको मतलब बेनिफिट करेगी। अब जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग का सुनो, देखो स्कीम को ना क्योंकि इंसेंटिवाइज तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ही करा गया ना, तो मैन्युफैक्चरिंग वालों में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, जो इंसेंटिव किसको दिया जाएगा स्पेसिफाइड स्केल में डायरेक्टली बोथ टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दोनों को दिया जाएगा EPFO के कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट पहले और 4 ईयर्स में। मतलब ऐसे आज कोई जुड़ा है तो 24 25 26 27 साल 27 ईयर्स तक उसको ये मिलता चला जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। 30 लाख इससे यूथ को फायदा होने वाला है। सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखो एम्प्लॉयर फोकस स्कीम है, इस पे ना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट सभी सेक्टर्स को मिलेगी, यानी जो इसकी भी सैलरी 1 लाख पर मंथ है उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयर्स को 3,000 पर मंथ 2 साल तक देती रहेगी EPFO कंट्रीब्यूशन के तहत। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में क्या है, क्योंकि वुमेन इज द कैटेगरी है ना, हमने करा ही है। तो हायर पार्टिसिपेशन वुमेन का वर्कफोर्स में बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स को कोलैबोरेट करके इंडस्ट्रीज के फॉर्म में क्रचेस वगैरह सब बनाए गए हैं। वुमेन स्पेसिफिक स्किल्स प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं। जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी मार्केट एक्सेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। फिर आएगा स्किलिंग प्रोग्राम। देखो इसमें स्किलिंग प्रोग्राम में क्या है, ये फोर्थ स्कीम है अंडर PM पैकेज, जिसमें कि ना स्किल को कोलैबोरेट करा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर इसमें काम करेंगी। इससे 20 लाख जो जवानों हैं उनको फायदा होगा। 5 साल के लिए 1,000 ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे अपग्रेड किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोर्स का कंटेंट डिज़ाइन ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर इसमें ना एक स्किलिंग लोन्स है, मतलब मॉडल स्किल लोन स्कीम है, इसको रिवाइज करा गया है 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, ठीक है। फिर इसके अलावा एजुकेशन लोन्स की बात आती है, यूथ को हेल्प करने के लिए जो भी बेनिफिट के अंदर नहीं आ रहे हैं कोई भी, उनके लिए भी लोन 10 लाख का हायर एजुकेशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में उनको E वाउचर दिया जाएगा। 1 लाख है ना एवरी स्टूडेंट एवरी ईयर दिया जाएगा, ताकि उनको इंटरेस्ट एनुअल सबवेंशन उनको 3% इसमें मिलेगा। मतलब ऐसे भी मदद की जा रही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में अगर वो हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो 10 लाख रुपए वो ले सकते हैं लोन के फॉर्म में, जिसमें 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस है, तो इसमें एक ना अप्रोच आएगी सेचुरेशन अप्रोच। इसका मतलब समझ लो क्या होता है।
देखो सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए सैचुरेशन अप्रोच को लगाया जा रहा है, ताकि ऑल राउंड, ऑल परवेसिव, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो लोगों की, पर्टिकुलरली वुमेन, फार्मर, यूथ एंड पुअर। ठीक है ना, हमारा तो अभी यही चल रहा है, FYWAP, तो वही ध्यान रखना। अब यहाँ पे सैचुरेशन अप्रोच का मतलब है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको वेरियस प्रोग्राम्स के साथ टाई अप करना, उनके एजुकेशन, हेल्थ को, ताकि वो उनकी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर पाएं। अब इसके बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है स्कीम का, ठीक है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिजन्स हो, चाहे वो क्राफ्टमैन्स हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो। तो इसके लिए हमने PM विश्वकर्मा और PM स्वानिधि, ये सारी स्कीम्स को हमने लगा रखा है। तो याद रखना कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है। PM विश्वकर्मा क्राफ्ट्समैन आर्टिजन्स के लिए, PM स्वानिधि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे करके ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने ना नेक्स्ट उसमें कॉन्सेप्ट चलाया है पूर्वोदय। पूर्वोदय में हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल लेवल पर है, हम उसके लिए कुछ ऐसे प्लान ला रहे हैं ताकि उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो वो रीजन्स कौन से हैं वो भी याद रखना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका कुछ भी निमोनिक बनाओ, याद रखो इन 5 रीजन्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूर्वोदय लेकर आई है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित भारत के इंजन को अट्रैक्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। इसके अलावा अमृतसर का कोलकाता से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, वो भी एक बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल नोड आपके गया में। इसको, इससे क्या होगा, ईस्टर्न रीजन को इससे भी मदद मिलेगी। तो आप ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो पूर्वोदय है उसको उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारा क्योंकि है ना कि विकास भी और विरासत भी, इसलिए इसलिए हम गया वाला, जो कि गया इज़ अ वेरी गुड मॉडल, एंशिएंट सेंटर भी रहा है हमारा कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए, तो फ्यूचर सेंटर बने, मॉडर्न इकोनॉमी को अच्छा एक प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हम ये क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हम ना इन रीजन्स में रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, चाहे पटना से पुरनई एक्सप्रेस वे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे है ना, ये सब हमने तैयार करे हैं। एडिशनली हम इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रहे हैं, बिहार एक्सटर्नल असिस्टेंस भी ले रहे हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो इसमें हमारा क्या है कि हम ना स्टेट की नीड कितनी है, कैपिटल की कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और इसमें ही हमारा आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो लाइफ लाइन है आंध्र प्रदेश और उसके फार्मर्स के लिए। इसको हम कंट्री की फूड सिक्योरिटी के लिए, इसलिए हम यहाँ पे फाइनेंस और अर्ली कंप्लीशन कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इस एक्ट में क्या है कि असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, है ना, रेलवे, सड़कें, ये आपकी बेसिकली यहाँ पर मौजूदा कराए जाए, मुहैया कराई जाए। ग्रांट दिया जा रहा है बैकवर्ड रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे रायलसीमा, प्रकाशम, नॉर्थ कोस्टल आंध्रा, इस सब चीज़ों को। फिर है PM आवास योजना, 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में अनाउंस किए गए हैं। वुमेन डेवलपमेंट ये हुई है कि वुमेन के रोल को इकोनॉमिक्स में अच्छा समझा जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर 3 लाख करोड़ स्कीम्स को ऐसा लगाया गया है। अच्छा, अब एक स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। इसमें ना हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम ना अडॉप्ट कर रहे हैं सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल फैमिलीज। फिर ना बैंक ब्रांचेस हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की, तो मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्टमेंट पेमेंट बैंक सेटअप किए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, ताकि हमारी बैंकिंग सर्विसेज एक्सपेंड हो पाएँ। फिर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं, हम ना MSME को सपोर्ट करेंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे MSME और मैन्युफैक्चरिंग को, इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि MSME का परचेज मशीनरी का, इक्विपमेंट का बिना कोलेटरल, बिना थर्ड गारंटी स्कीम करें, हम ये उनके लिए भी कर रहे हैं। और ना देखो, MSME क्रेडिट के लिए ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में असेसमेंट देने के लिए, ताकि उनको एक्सटर्नल असेसमेंट पे रिलाई ना होना पड़े, पब्लिक सेक्टर बैंक ही इनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ताकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस MSME ना, क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये। तो MSME में ना क्रेडिट सपोर्ट टू MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट होगा इन स्टेज फॉर रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो MSME नीड क्रेडिट टू कंटिन्यू अपना बिजनेस को कंटिन्यू। एक बार इनकी देखो, MSMEs के लिए ऐसी भी सिचुएशन कई बार आ जाती है कि उनके पास अपना डेली बिजनेस रन करने के पैसे भी नहीं होते, उसी के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट तैयार करा गया है। ये सब बातें बतानी है, पेपर में लिखनी है आपको, और पेपर में अगर प्रीलिम्स में भी आ जाए तो भी पता होगा आपको, है ना। स्पेशल मेंशन अकाउंट किसके लिए था, तो MSME सेक्टर के लिए था, जब स्ट्रेस पीरियड होता है उनके लिए। मुद्रा लोन्स में ध्यान रखना, जो लिमिट थी मुद्रा लोन्स की 20 लाख से फ्रॉम 10 लाख, वो अब 20 लाख कर दी गई है। दोज एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स अपने कर पा रहे हैं अंडर तरुण कैटेगरी, वो किया गया है, ध्यान रखना इस बात को भी। इसके बाद अपना ना, इन्होंने MSME और अच्छा काम कर पाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार करे गए हैं, ताकि इनको आराम से अपना लोन्स वगैरह या जितने भी कंपनीज के सप्लायर वगैरह मिल पाए। सिडबी एंड MSME क्लस्टर्स के लिए सिडबी विल नाउ ओपन न्यू ब्रांचेस, ठीक है।
ताकि MSME के क्लस्टर विद इन 3 ईयर्स एक्सपेंड कर जाए। MSME यूनिट फूड एडिडेशन क्वालिटी एंड के लिए भी 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड एडिडेशन वगैरह के लिए मदद की जाएगी इनको। E-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है उसको PPP मॉडल पर लगाया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि ना इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज का क्या मामला है। देखो, फिफ्थ स्कीम है ये अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज, ठीक है। गवर्नमेंट ना कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लेकर आई है। क्या कह रही है? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 500 टॉप कंपनीज 1 करोड़ यूथ को इन 5 ईयर्स देंगी। जिससे क्या होगा, पूरे ना इनको 12 महीने की ये ट्रेनिंग होगी, बेसिकली इंटर्नशिप होगी रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में, ताकि वो वेरियस प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ले पाए। साथ ही में इनको हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद ए वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 6,000 विल बी प्रोवाइडेड। वन टाइम असिस्टेंस के लिए वो भी दिया जाएगा। और कंपनीज विल बी एक्सपेक्टेड टू बेयर द ट्रेनिंग कॉस्ट। कंपनी लगाएगी 10% इंटर्नशिप कॉस्ट CSR फंड से आएगा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड से आएगा। तो ये पूरा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग। देखो, फिफ्थ स्कीम है 500 टॉप कंपनीज 1 करोड़ यूथ को 5 साल में इंटर्नशिप देने वाली हैं। 12 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, जिसमें वेरियस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का यूथ फायदा उठा सकता है। इंटर्नशिप में स्टाइपेंड जो होगा, अलाउंस जो होगा 5,000 पर महीने मिलेगा। एक वन टाइम असिस्टेंट 6,000 का भी दिया जाएगा। कंपनी इसकी ट्रेनिंग कॉस्ट उठाएगी। 10% ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट CSR फंड से आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करूँ तो प्लग एंड प्ले है, जिसमें कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन 100 सिटीज ये सब तैयार किया जा रहा है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के तहत है। रेंटल हाउसिंग जो है विद डॉर्मेटरी टाइप ऑफ अकोमोडेशन वो भी तैयार किया जा रहा है। एक है शिपिंग इंडस्ट्री, जिसमें ना आपका ओनरशिप, लीजिंग, फ्लैगिंग रिफॉर्म्स ये सारी तैयार करी गई हैं। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे क्रिटिकल मिनरल जो भी होते हैं ना हमारे, आप मुझे पेपर में ये अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आप मुझे बताओ क्रिटिकल मिनरल्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो मैंडेट ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी लेकर आई जाएगी। ऑफशोर माइनिंग मिनरल्स के लिए क्या कहा जा रहा है कि इसको भी माइन करना, एक्सप्लोर करना, ये एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस में क्या बोला जा रहा है कि DPI होगा, वो पॉपुलेशन स्केल के अकॉर्डिंग अपना ये सारी चीज़ें लेगा। अब हम चलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए क्या करा गया है। देखो, इसके इकोसिस्टम को और इम्प्रूव करने की बात की गई है। इसके अलावा एक CPACE है, जिसमें ना सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट है ये, तो वॉलंटरी क्लोजर है LLPs का, ठीक है। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने क्या बोला है कि अपने 1,000 से ज़्यादा कंपनीज को रिजॉल्व करेगी IBC का केसेस, डायरेक्ट रिकवरी करेगी 3.3 लाख टू क्रेडिटर्स कर चुकी है, सॉरी, हैज़ रिजॉल्व मोर देन 1,000 कंपनीज। और इन एडिशन 2,000 केसेस को इन्वॉल्व जो भी हो रहा है उसको भी डिस्पोज ऑफ जल्द से जल्द किया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट पे चलोगे तो देखो, सिटी एज ग्रोथ हब्स क्यों बोला जा रहा है, ताकि हम इकोनॉमिक और ट्रांजिट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इसके अलावा हम देखते हैं, एक ना हमारा आता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये ना 14 लाख सिटीज़ के लिए है विद अ पॉपुलेशन अबव 30 लाख, ठीक है। अब आता है अर्बन हाउसिंग। तो अंडर द PM आवास योजना अर्बन 2.0 हाउसिंग जो नीड है 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल कंपनीज की, उसको मिडिल क्लास फैमिलीज की, सॉरी, उसको एड्रेस किया जाएगा। 10 लाख करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वाटर सप्लाई की बात करोगे तो वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब के प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है, वरना दिल्ली की बारिश ने तो हमें दिखा दिया कि कितना सक्सेसफुल हम काम कर रहे हैं। तो बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ PM स्वनिधि स्कीम इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑन अ पब्लिक। आप मुझे इस फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, PM स्वनिधि स्कीम को हमने कब लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था, आप मुझे बताओ अभी के अभी। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर डेवलपमेंट 100 वीकली हार्ट्स और ये सब चीज़ें डेवलप होंगी। एक स्टैम्प ड्यूटी है, तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए बोला गया है टू चार्ज हाई स्टैम्प ड्यूटी टू मॉडरेट द रेट्स फॉर ऑल, ठीक है। जितनी भी आपकी लोअर ड्यूटीज एंड ऑल है उसको मॉडरेट करा जाएगा, और मॉडरेट वाले को हाई कर दिया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसमें बोला गया है कि ना रूफ टॉप ना सोलर प्लांट को इंस्टॉल करा जाएगा। 1 करोड़ हाउस होल्ड में फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट एवरी मंथ उनको दी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा पम्प स्टोरेज पॉलिसी है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज और फैसिलिटेट करेंगे स्मूथ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इसमें भारत स्मॉल रिएक्टर्स को सेटअप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, R&D करना, ये सब काम है। एंड देन एडवांस्ड अल्ट्रा हायर सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स के लिए इसमें बात की गई है कि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, और इससे हम एफिशिएंसी को इसकी इन्हांस करेंगे। इसके अलावा हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़ हैं, इसका ध्यान से समझना। देखो, हार्ड टू अबेट रोड मैप क्या है और इसको क्यों कहा जा रहा है कि हमें ना
एफिशिएंसी टारगेट पे चलना है टू इमिशन टारगेट्स। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है मामला, इसको ज़रा ध्यान से आप समझ लो। हार्ड टू अबेट सेक्टर्स होते कौन से हैं? जैसे कि आपका स्टील है, ठीक है, जैसे आपका पार है, केमिकल है, सीमेंट है, रिफाइनिंग है, ये ना हार्ड टू अबेट होते हैं इंडस्ट्रीज है। ध्यान रखना क्या क्या बताया मैंने आपको, स्टील, पावर, सीमेंट, ठीक है, रिफाइनिंग, ये सारी की सारी हार्ड टू अबेट है क्योंकि डिफिकल्ट होता है यहाँ पर टू लोअर द ग्रीन हाउस गैसेस। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ना देखो, आप ना इमिशन टारगेट से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स टू इमिशन टारगेट विल बी फॉर्मुलेटेड। दोनों तरह के काम किए जाएंगे, एनर्जी का भी, कि एनर्जी की एफिशिएंसी भी हो और एमिशन टारगेट भी दिए जाएं। ठीक है, इसीलिए अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस के साथ परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पे, पीएटी पे चले गए। ठीक है, ताकि इंडियन कार्बन मार्केट मोड विल बी पुट टू अ प्लेस। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड ओवर द ईयर्स इन बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज लेकर आया जाएगा, जिसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी 25,000 से लेकर रूरल हैबिटेशंस को तैयार करा जाएगा। इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन की बात है तो बिहार में आपको पता है बहुत सारे फ्लड आए हैं, और originating outside the country, plans to build flood control structure बनाया जाएगा नेपाल में, ताकि ये समस्या दूर हो पाए। और कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक तैयार करा जा रहा है, क्योंकि कोसी रिवर यहाँ की दुख की नदी है ना, सौरव है बिहार का, तो उसके लिए ही कुछ ऐसे इंट्रा स्टेट लिंक तैयार करे जा रहे हैं ताकि रिवर पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट चल पाए। असम ग्रैपल्स विद फ्लड एवरी ईयर, तो बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज, तो वहाँ पर भी असिस्टेंस दी जाएगी। हिमाचल में जो भी लॉस हुआ है उसको, उत्तराखंड, रिसेंटली सिक्किम में, जी सब में लॉसेस को भी ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। टूरिज्म के लिए ना विष्णुपद टेम्पल है गया में। अब ना टेम्पल्स के नाम और इसकी पूरी डिटेल गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं ना कि भाई बस पढ़ लिया हमने। तो देखो ये जो विष्णुपद टेम्पल है, सबसे पहले ध्यान रखना, विष्णुपद टेम्पल है कहाँ पर? ये आपके गया में है। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है? नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, गया बिहार में है। ये है कहाँ पर? ये ना फाल्गु रिवर है, उसके वहाँ आसपास सिचुएटेड है, ये फाल्गु रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। और ऐसा माना जाता है कि विष्णु हैड पर्पटली किल द डेमन गायसुरा और पिंड हिम अंडरग्राउंड। तो 40 सेंटीमीटर फुटप्रिंट बना हुआ है लॉर्ड विष्णु का बसाल से। सो अगर आपने टेम्पल देखा हो तो हिंदुज़म है ना, इस वाले लोग तो जाते ही हैं। और ये ना विष्णुपद टेम्पल इज एट द सेंटर ऑफ श्रद्धा राइट्स इन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें ना स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें 50 किलो गोल्ड फ्लैग भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा है महाबोधि टेम्पल बोध गया। अब देखो ये तो आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, महाबोधि गया टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महाबोधि टेम्पल भी आपका इस गया के अंदर ही है ना। लॉर्ड बुद्धा को ये बेसिकली डेडिकेटेड है, पर्टिकुलरली यहाँ पर क्योंकि उनका अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट हुआ था। फर्स्ट टेम्पल बाय जो आपके अशोक एम्परर थे, उन्होंने ये बिल्ड कराया था। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, विष्णुपद टेम्पल का कॉरिडोर, कॉरिडोर्स तैयार करे जा रहे हैं। मॉडल ऑन सक्सेसफुल काशी विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर उसी मॉडल पे बनाया जा रहा है। ऐसे ही देखो राजगीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई राजगीर इज़ इम्पॉर्टेंट? टेल मी। आपने पढ़ ली होगी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी आपने। देखो राजगीर भी कहाँ है? सबसे पहले बिहार में है। इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, हिंदूज की वजह से भी, बौद्धिस्ट की वजह से भी, जैन्स की वजह से भी, क्योंकि 20 जो तीर्थंकारा थे, मुहिसुवरता टेम्पल जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में था, सप्तऋषि साथ यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है, फॉर्म ऑफ वार्म वाटर ब्रह्मकुंड बनाता है। तो राजगीर बेसिकली ना सराउंडेड बाय हिल्स है, चारों तरफ होली साइट है, और यहाँ पर आपके वेणुबाना पार्क भी है। तो राजगीर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, अगर आपने यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट से तो राजगीर को पढ़ा ही होगा, बिकॉज ये एक बहुत सिग्निफिकेंट साइट रही है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी और आपके जैन से रिलेटेड भी। तो इसको ना राजगीर को सिटी ऑफ किंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ किंग्स भी बोलते हैं राजगीर को। ओल्ड सिटी है, म्यूनिसपैलिटी की पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको पता होगा राजगीर में ही हुई थी, है ना। और मॉडर्न एम्पायर्स के लिए भी ये कैपिटल भी होती थी इनकी, मगधा की। तो बहुत सारा इसमें ना राजगीर के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो सब याद रखना। इसके अलावा इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया गया है, और बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट।
और स्पेस इकोनॉमी तैयार करी गई है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लिए गए हैं, इंसेंटिफाइज करा जा रहा है रिफॉर्म्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। और लैंड रूरल डेवलपमेंट में देखो लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो ये लैंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लान मैनेजमेंट रिलेटेड एक रूरल डेवलपमेंट के लिए एक यूएलपीआईएन बना है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, रूरल के लैंड रिलेटेड एक्शन जो लिए जाएंगे उसके लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो ई श्रम पोर्टल, तो आपको पता ही है ये पोर्टल बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशंस है ना, कि आपको पूरी तरह से उस पोर्टल पे सारी डिटेल्स मिल जाएं, अवेलेबल जॉब रोल स्किल रिक्वायरमेंट ये सारी की सारी मिल जाती है आपको ई श्रम पोर्टल से, जो भी वर्कर जॉब करना चाहे। एक श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल भी है ताकि इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो है उसके कंप्लाइंसेस ईजी हो जाए। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, देखो एक ना एनपीएस वात्सल्य आया है, इसका पता है कंट्रीब्यूशन क्या है, पेरेंट्स और गार्जियन करेगा माइनर्स के लिए। ये भी स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे ही बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉर्मल एमपीएस अकाउंट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम 2.0 लेकर आए हैं, जन विश्वास बिल भी, तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, आई एम टेलिंग यू दैट ओनली, क्योंकि उतना ही पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो कैंसर पेशेंट के लिए ना इन्होंने क्या करा है, 3 और मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी हटाई है, ठीक है। तो ये पीसीडी और एक्सरे ट्यूब्स फ्लैट ये सब डिटेक्टर्स जो हैं अंडर फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, इनको भी लेकर आया गया है, चेंजेस किए गए हैं इसमें भी कई। और जैसे ना कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, लिथियम कॉपर है ना, कोबाल्ट रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं क्रिटिकल सेक्टर्स है ना, ये सेक्टर एनर्जी सबके लिए, इन पे ना फुली एग्जाम्प्ट की गई है कस्टम ड्यूटी 25 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है लास्ट फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत उसने 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं, तो उसके लिए फ्रोजन जो श्रिम्प होती है ना, वो जो आपकी मछली होती है झींगा मछली, उसको एक्सपोर्ट दूध और एक्सपोर्ट करा जाएगा ताकि कॉम्पिटिटिवनेस इस सेक्टर का बढ़े। लेदर एंड टेक्सटाइल के लिए एक्सपोर्ट का बढ़ाया गया है। और इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रेशस मेटल्स में कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर की कम की गई है, ठीक है, मतलब गोल्ड की 6% कम की गई है, और गोल्ड एंड सिल्वर की 6%, प्लेटिनम की 6.4% कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है। स्टील एंड कॉपर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो इनके प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो भी फेरो निकल ये ब्लिस्टर कॉपर्स होते हैं उसको रिमूव करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका टैक्सेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। टैक्स का जैसे देखो 15% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स केम फ्रॉम द सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम। इसके अलावा देखो 5% जो टीडीएस रेट था ऑन मैनी पेमेंट इज बीइंग मर्ज इनटू 2%। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, सिंप्लीफिकेशन किया गया है कैपिटल गेन्स के लिए भी, जैसे देखो कैपिटल गेन टैक्सेशन इज यूजुअली सिंप्लीफाई करा गया है। शॉर्ट टर्म गेन अगर किसी फाइनेंशियल एसेट में होता है आपको उसमें अट्रैक्ट किया जाएगा 20% टैक्स परसेंट रेट। टैक्स तो इन्होंने बहुत लगा दिया मुझे लग रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स पे भी मुझे लग रहा है टैक्सेस हर तरह से बढ़े हैं। टैक्स पेयर्स की जो इनकम है उस पर मैं आपको बता दूं, जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा था हमारा, तो वो तो बढ़ा ही रहेगा। और इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन द डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करा गया है। और इसके अलावा आपके लिए जो बजट में इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो पर्सनल इनकम टैक्स में आओ, देखो पहले 50,000 पे टैक्स देना पड़ता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता था, अभी 75,000 पे लगेगा। अब आपको समझना पता है क्या है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में समझते हो क्या होता है, यानी कि लिमिट होना कि किस लिमिट पे टैक्स आपका कटेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मीनिंग अगर हम देखें एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करता था टैक्स पेयर्स को जिनकी रेगुलर सैलरी इनकम टू क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 50,000, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द टैक्सेबल इनकम। तो इससे टैक्स आपका सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कैन सेव अ सिग्निफिकेंट टैक्स इफ यू आर इन अ हायर टैक्स ब्रैकेट। अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो तो वो वर्क करता है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन में आप कह लो कि एक स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट है दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ना प्रीसेट अमाउंट होता है जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टैक्स पेयर्स फिलिंग स्टेटस ना, तो उसको भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर अभी स्टैंडर्डाइज जो डिडक्शन है हमारा वो 75,000 पर है, ये 75,000 पे जाके हमारा टैक्स लगेगा। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए इंडिया के हिसाब से कि हमारा जो सेक्शन 16 है ना आपका आईटी एक्ट के तहत, उसमें है कि आपका अगर
अभी 75,000 कर दिया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग्स। आपको 75,000 पे अब आपका टैक्स जो है वो कटेगा, नए टैक्स उससे। ठीक है। इसके अलावा देखो इन्होंने बोला है कि सिंपलर जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन पेंशनर की, वो इन्हांस की गई है 15,000 से 25,000, और इससे भी ना बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, इसके बाद आपका देखो यहाँ पे ना टैक्स ब्रैकेट दिया गया है। मान लो देखो किसी का जो ये ना टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स रेट का स्ट्रक्चर है 0 to 3 लाख रुपीज़ नील। ठीक है। अच्छा, 3 से 7 लाख पे 5% का यहाँ दिखा रहा है ये डिडक्शन। 7 से 10 लाख पे यहाँ ये बता रहा है 10% का, 10 से 12 पे 15। इतना एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस सैलरीड एम्प्लॉय इन अ न्यू टैक्स रेजिम स्टैंड्स टू सेव अप टू 17,500 रुपये उसके बचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज आई एम ऑल्सो मेकिंग सम अदर चेंजेस। जैसे बोला इन्होंने कि देखो रेवेन्यू जिसका 37,000 करोड़ है से 29,000 करोड़ है डायरेक्ट टैक्सेस में, 8,000 आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में विल बी फॉरगॉन, वाइल रेवेन्यू अबाउट 30,000 करोड़ रुपये विल बी एडिशनली मोबिलाइज कर दिया जाएगा उसको। तो ये है आपका एक मामला। इसके अलावा एनेक्शंस हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट मकसद यही था कि हमें न्यू टैक्स रिजीम पे समझ आए कि कितने पे क्या डिडक्शन है। तो अगर ये आपको समझ आया तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा अभी आया है, ये जो बजट आया है, ये कितना हमारे लिए ठीक है, और कितना ये रिलीफ दे रहा है हमारे सैलरीड इंडिविजुअल्स को, हमारे मिडिल क्लास को कितना मदद कर रहा है। ठीक है। तो याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो फ्लैट डिडक्शन है। ठीक है, आपकी इनकम में दैट इज प्ले टेक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। और स्टैंडर्ड डिडक्शंस में आपका पूरा का पूरा, चाहे वो मैरिड इंडिविजुअल हो, सेपरेटली फाइल करना पड़ता है, आपको पता ही है ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल रिसीविंग सैलरी एंड पेंशन। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड डिडक्शंस सैलरी और पेंशनर वालों दोनों को ही मिलती है, मतलब काटा दोनों तरफ से ही जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। इसके अलावा या दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। और याद रखना जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला मामला है ना, इसका पर्पस पता है क्या है? पेपर वर्क को रिड्यूस करना, डिडक्शंस को अलाउ करना रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, टैक्स रिलीफ देना मिडिल क्लास सैलरीड इंडिविजुअल्स को, और बेनिफिट करना पेंशनर्स को। इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि एक ए वर्कर है, ए वर्कड फॉर 2 एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब इस केस में यू मे हैव कम विद द डाउट अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिस्टर ए कैन क्लेम। ऑप्शन ए जो 1 है उसको 50,000 है, और ऑप्शन 2 में 1 लाख दे रखा है, और ₹50,000 फॉर ईच एम्प्लॉयर उसको यानी कि मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें ना ऑप्शन ए होगा, दैट इज मिस्टर ए कैन टेक बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000 तक का डिडक्शन वो ले सकता, 50,000 का वो बेनिफिट ले सकता है। दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, एक वर्क वर्कर है, ठीक है, ये 2 एम्प्लॉयर्स के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है। इस केस में आपको डाउट होगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कितना अमाउंट डिडक्शन का क्लेम कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन आपके पास मान लो ए आता है कि 50,000 रुपये, और ऑप्शन बी आपके पास आता है 1 लाख रुपये, 50,000 फ्रॉम ईच। इसका करेक्ट आंसर होगा कि 50,000 रुपये पे ही कैन टेक बेनिफिट ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके अलावा नहीं ले सकता। और डॉक्यूमेंट लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन करने पे, देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, यू मस्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जैसे बैंक स्टेटमेंट दिखा दी, इनकम स्टेटमेंट, टीडीएस दिखा दिया, उतना आप कर सकते हो। अब देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके सीनियर सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। लिमिट अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि 75,000 तक वो कर सकता है। अभी 75,000 हो गया ना, मैंने जैसे कोई पुराना केस समझाया 22-23 का, लेकिन अब से जो केस होगा 23-24 का फाइनेंशियल ईयर अगर जब होगा, तो उसमें क्या होगा अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, कि आपका 75,000 तक आप सैलरी डिडक्शन आप बचा सकते हो। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, and hope you liked it, and please comment it how do you feel about the budget. Thank you so much for listening. Have a nice day to all.